हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इकाई 10 के अंतर्गत लगे रामवृक्ष वैनीपुरी जी द्वारा रचित माटी की मूर्ति शव चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कुल 12 शव चित्रों का संग्रह किया गया है। माटी की मूर्ति में रामवृक्ष वैनीपुरी जी ने मानव की अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना है कौन? माटी की मूर्ति। व्यक्ति के अपने ग्राम में संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वैनीपुरी जी ने इस संग्रह की रचना की है। वैनीपुरी जी सामान्य जनजीवन के रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते थे और इसमें जीवन के रूप को उसके निरंतर विकासशील रूप में देखने तथा उसे गत्यात्मक अंकन में भी पूर्ण समर्थ थे कौन? रामवृक्ष वैनीपुरी जी। माटी की मूर्ति में कुल 12 शव चित्रों का रेखा चित्रों का वर्णन किया गया है। माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1946 ईस्वी में। वैनीपुरी जी ने इसे अपने मामा द्वारिकानाथ सिंह और मौसी को समर्पित किया था। माटी की मूर्ति के अधिकांश शव चित्र 1940 में लिखे गए थे। यह बात मूल पांडुलिपि में अंकित डेट कौन सी है इसकी? 22/9/40 से भी स्पष्ट होता है। माटी की मूर्ति संग्रह में 12 शव चित्र है जो इस प्रकार है। पहला कौन है? रजिया है, बलदेव सिंह, सरजू भैया है, चौथा मंगर, पांचवी रूपा की आजी, छठा देव है, सातवां बाल गोविंद भगत हो गया, आठवां भोजी परमेश्वर, 10वां भेजू मामा, 11वां सुबान खान और 12वां कौन है? बुदिया है। वैनीपुरी जी ने अपने अति प्रसिद्ध माटी की मूर्ति को जीवनी कहा है और इनके शब्दों में यह जीवनी चलते फिरते आदमियों के शव चित्र है। इसमें सबसे पहले कौन सा शव चित्र लगा है? वो है रजिया। रजिया में कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं? रजिया की माँ है, रजिया की मौसी है, सह लेखक हो गए और रजिया के खाविद हसन हो गए। रजिया शीर्षक चरित्र कथा में गांव की चूड़ीहारिन रजिया के ग्रामीण सौंदर्य, भोलापन और अल्हड़पन से लेकर उसके जीवन संघर्ष तक का मार्मिक शव चित्र प्रस्तुत किया है लेखक ने। रजिया कौन है? एक निम्न वर्ग की बालिका है, चूड़ीहारिन है, जो वैनीपुरी जी के जीवन से जुड़ा ऐसा चरित्र है जिसे उन्होंने बहुत बारीकी से बुना है। इसने रामवृक्ष वैनीपुरी जी ने। रजिया से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता है वैनीपुरी जी का जो कि ना दोस्ती के दायरे में आता है और ना ही प्यार के। पवित्र निश्चल रिश्ता जो उनके साथ उनके बाल्यकाल से अंत तक जुड़ा रहता है। रजिया की शादी हसन से हो जाती है जो रजिया के साथ चूड़ी बेचने का काम करता है। लंबे समय के बाद लेखक की रजिया से भेंट कहाँ पे होती है? पटना शहर में होती है जहाँ वो सामान खरीदने गई थी कौन? रजिया। इस शव चित्र में लेखक समय बीतने पर बड़ा नेता बनकर एक बार रजिया के गांव में आता है और रजिया की पोती उसे रजिया से मिलाने ले जाती है लेखक को। रजिया कैसे बूढ़ी हो चली थी और उसका पति हसन जो कि मर चुका था। रजिया के 3 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा इसका कोलकाता में कमाता था और दूसरा बेटा पुश्तैनी पेशे में लगा था और तीसरा बेटा शहर में पढ़ाई करने गया था। इस शव चित्र में आई मौसी वस्तुतः लेखक के वास्तविक जीवन की मौसी का ही रूप है जो इनका पालन पोषण करती है। उसके पश्चात आता है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह शव चित्र के पात्र कौन कौन से हैं? बलदेव सिंह हो गया, लेखक हो गया और लेखक का मामा। इसमें 3 पात्र लगे हुए हैं। जवानी में ही पिता के मर जाने के कारण बलदेव सिंह अपनी माँ के साथ ननिहाल में रहने लगा था। बलदेव सिंह एक पहलवान युवक का मार्मिक रेखा चित्र है। ये वैनीपुरी के मामा जी के गांव का एक युवक है
जिसके पिता बचपन में ही मर गए थे और उसकी माता उसे अपने मायके ले जाती है। लंबे समय बाद वो गांव में वापस आता है और पहलवानी करते, दूसरों की मदद करते उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह जब अपने मामा के यहाँ रहता है तो ये किसी राजा के दरबार में पहलवानी करता था और खूब पैसे कमाता था। शब्द चित्र की शुरुआत कहाँ से होती है? बलदेव शब्द चित्र की शुरुआत पूस महीने की कपकपाती ठंड से होती है। लेखक जिस गांव में रहते थे वहाँ एक भी मुसलमान नहीं था, किंतु फिर भी वहाँ पर ताजिया निकाला जाता था, लोग लाठी खेलते थे। बलदेव ननिहाल से आकर अपने पुश्तैनी गांव में रहने की बात लेखक के मामा से कहता है। लेखक का गांव राजपूतों और अहीरों का ठठ माना जाता है। राजपूतों को अगर राम किसान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान है। बिशनपुर गांव में दो सगे भाइयों के बीच आम के पेड़ में लदे आम को लेकर आपस में लड़ाई खूनी जंग होता है। बलदेव बड़े भाई के पक्ष से लड़ता है। बलदेव सिंह अबला विधवा के जमीन की अस्तित्व की रक्षा में खुद को वो बलिदान कर देता है। बलदेव कैसा था? बलदेव दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था और इसी तरह उसकी हत्या, दूसरों की हेल्प करते हुए उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके पश्चात है सरजू भैया। सरजू भैया, इसका रंग कैसा है? सांवला है, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे हैं इसकी, चिंपैंजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें हैं, कमर में धोती पहने हैं, कंधे पर अंगूछी डाले, नाक खड़ी है और लंबी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कोठरी में दसी गाल है, पिचके गाल है इसके, और गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती होती है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिलों लोगों में से एक है। ये कैसे है? मिलनसार है, मजाकिया है और हसेड़ स्वभाव का व्यक्ति है। ये अपने पिता की इकलौती संतान है। और सरजू भैया क्या है? ये रामवृक्ष भैनीपुरी जी को अपना छोटा भाई मानता है और सूदखोरी में सारा पैसा बर्बाद कर देता है और दूसरों की सेवा में ये खुद को नहीं देखता। कौन? सरजू भैया। इसके पिता गुमाश्ताजी कहलाते थे और गांव में अच्छे किसानों में गिने जाते थे। इस निबंध में लेखक ने सूदखोर व्यक्ति की तुलना किससे की है? चिल्लर से। सरजू भैया व्यवहार कुशल सामाजिक प्राणी के रूप में सामने आए हैं। समाज सेवा ही उनका नेम व्रत है। गांव में किसी का बच्चा बीमार हो, बाजार में कोई सामान लाना हो, रजिस्ट्री करवानी हो, शादी ब्याह हो, श्राद्ध हो, हर काम में सरजू भैया को आसानी से देखा जाता था। सरजू भैया कैसे थे? ये बहुत ही हेल्पफुल व्यक्ति था। सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन पांचों इसकी क्या थी? बेटियां थी और बेटी की चाल ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सरजू भैया संपन्न परिवार से थे, किंतु अपनी दानशीलता, सहृदयता और सीधेपन के कारण इन्होंने अपना धन तो खोया ही, परंतु ब्याज पर रुपए लेने के कारण घर और जमीन दोनों से इनको क्या है? बेदखली की स्थिति आ गई। उसके पश्चात आता है मंगर। मंगर कैसा है? इसका शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि इसका शरीर हट्टा कट्टा है और कमर में भगवा पहनता है, कंधे पर हल है, हाथ में पेना, आगे आगे बैल का जोड़ा है और अपनी आवाज के दहाड़ से ही बैलों को भगाता है। कौन कौन भगाता है? मंगर। लेखक कहता है कि जब से मैंने होश संभाले है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मंगर की पत्नी का नाम क्या था? बकोलिया। इससे 2 संतानें हुई। इसका बेटा कमाऊ पूत बनने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी इकलौती बेटी ही जीवित संतान बचती है, जो कि लोली पैदा हुई थी। मगर ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, किंतु एक बार मुसीबत आने के समय दरवाजे पर कौन
मंगर अपने दामाद के घर गया और दामाद ने क्या है ऐसी बेरुखी दिखलाई कि वो वहां से समाप्त हो गया उसका। किसका? मंगर का। मंगर कौन है? मंगर एक हलवा है, वो अत्यंत मेहनती होता है। उसके जैसा मेहनत का हलवा पूरे गांव में कोई नहीं होता। वो गरीब है लेकिन स्वभाव का रूखा लेकिन ईमानदार व्यक्ति था मंगर। लेखक मंगर के काले कलूटे शरीर से एक विशेष आकर्षक पाते हैं और वो कहते हैं मंगर के शरीर का ख्याल आते ही आकृति का स्मरण हो जाता है और वो क्या कहते हैं कि सैंडो की सेंधाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। कौन कहते हैं? लेखक। मंगर के बुढ़ापे का सहारा केवल उसकी पत्नी बकोलिया ही रह गई थी। इस बुढ़ापे में मंगर का मुंह कैसे था? फुहड़ था, वह मुंह से हर कुछ बोलता था। मंगर को माइग्रेन की बीमारी के कारण वो कैसा है, उसकी एक आंख चली जाती है और अंत में क्या होता है कि उसको मंगर को क्या होता है, अर्धांग मार देता है। उसके पश्चात आता है रूपा की आजी। रूपा की आजी। लेखक ने रूपा की आजी की सूरत कैसे बताई है? लंबी है, गोरी औरत है और उसका पूरा बदन हमेशा साफ रहता है। सफेद वगवा कपड़ा पहनती है और रोबदार चेहरा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। पूरे बदन का ढांचा मर्द जैसा दिखता है, मानो धोखे से भगवान ने उसे औरत बना दिया हो। रूपा की आजी अत्यंत मार्मिक रेखा चित्र है। इसमें पूरे गांव में अंधविश्वास व्याप्त है कि रूपा की माँ की मृत्यु के बाद उसकी आजी ही उसे पालन पोषण करती है। उसके विवाह के बाद उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है, रूपा के आजी की, और धीरे धीरे उसका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण सब लोग उसे डायन कहकर पुकारते थे। इसी अंधविश्वास के चलते लोगों द्वारा मारे जाने पर वह कुएं में कूद जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके पश्चात नेक्स्ट कौन से आते हैं? नेक्स्ट है देव। देव कैसे है इनका? देव क्या है? देव बेनीपुरी जी के बचपन के एक साथी का रेखा चित्र है। ये कैसा व्यक्ति है? निडर है और बहादुर है। इस रेखा चित्र में कथा 1930 और 1932 को भी छूकर गुजरती है। वो कैसे है कि जब बेनीपुरी जी पटना कैंप जेल में आज़ादी की जंग में शामिल होने पर बंद थे, बहुत वर्षों बाद देव से उनकी मुलाकात कहाँ पे होती है? जेल में ही होती है और वह जान पाते हैं कि वह बचपन का साथी भी नेता बनकर एक दल का नेतृत्व कर रहा था। वो कौन था? वो देव था। लेखक के कहने पर देव खादी पहनने लगा और क्रांतिकारी बन गया था। देव अपने सत्याग्रहियों के साथ सरकार को परेशान कर रखा था और कांग्रेस बुलेटिन में रोज उसकी चर्चा होती थी। देव एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसकी इतनी पिटाई होती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। समस्त देव का चरित्र जो शुरुआती में कैसा है? बहादुरी के साथ शरारती से युक्त है और बाद में देश हित के लिए देव जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित माटी की मूर्ति रेखा चित्रों के बारे में पढ़ा है। माटी की मूर्ति में कुल 12 रेखा चित्र लगे हुए हैं, जिसमें से हमने 6 रेखा चित्रों के बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की है। उसके पश्चात 6 रेखा चित्र हमारे बचते हैं। 6 रेखा चित्रों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।